जापानी माल बेकार है। 1945 में जब 2 न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पे फेंके गए तो ये कुछ ऐसा दिखता था, और आज 2024 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान कुछ ऐसा दिखता है। 1950 में जापान से बन रहे सब प्रोडक्ट्स के बारे में अमेरिकन कुछ ऐसा कहते थे, जापानी माल बेकार है, इसे मत खरीदो। और आज जापान वर्ल्ड की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। टोयोटा, होंडा, सोनी, कैनन, निकन, यामाहा, कावासाकी, कैसियो जैसी कई जापानीज कंपनीज आज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और नई टेक्नोलॉजी में जापान आज दुनिया में नंबर 1 है। बट सवाल ये उठता है कि जिस जापान में आज से 80 साल पहले लोगों का जिंदा रहना मुश्किल था, वही जापान आज इतना एडवांस और मॉडर्न कैसे बन गया? इस क्वेश्चन का आंसर है जापान में रहने वाले वो लोग जो इन 7 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस के साथ काम कर सके। और इनमें सबसे पहली टेक्निक आती है मुशिन। यह है UFC चैंपियन एलेक्स, जिनको चैंपियन फाइट के बीच में इनके ओपोनेंट ने एक इलीगल किक मार दी। पीछे रेफरी ये नोटिस करके टाइम आउट डिक्लेयर करने वाला था, क्योंकि रेफरी को लगा कि एलेक्स इस किक का असर अब झेल नहीं पाएगा, और उसने इस फाइट को रुकवाना चाहा। लेकिन किक से एलेक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपने ओपोनेंट पर इतना ज्यादा फोकस था कि वो बिना देखे ही रेफरी को साइड कर देता है और फाइट को कंटिन्यू रखता है, और इसे अगले ही सेकंड एलेक्स अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है, और ये मैच वो जीत जाता है। और यहाँ जो टेक्निक एलेक्स यूज कर रहा है उसका नाम है मुशिन, यानी कि एम्प्टी माइंड। एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हमारे माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा होता और हमारा पूरा ध्यान और फोकस सिर्फ अपने टारगेट पर होता है। मुशिन के 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पर एलेक्स ने किसी भी चीज से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, भले ही उसके ओपोनेंट ने उसे इलीगल किक ही क्यों ना मारी हो। मुशिन का सेकंड प्रिंसिपल है हैविंग अ क्लियर माइंड। हमारे दिमाग में कोई भी थॉट या इमोशन नहीं होना चाहिए जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर दे अपने काम पर फोकस करने से। और थर्ड, अवॉइड अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, जिसका मतलब है किसी भी चीज पर अटेंशन उतना ही दो जितनी जरूरत है, और जो भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसे अवॉइड करो। जापान के लोग जो दूसरी टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं किंत्सुगी। इस लड़की का नाम है योको, और ये अपने टूटे हुए बर्तनों को सोने के पेस्ट से जोड़ रही है। और सिर्फ योको ही क्यों, जापान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने टूटे बर्तनों और पॉटरी को फेंकते नहीं, बल्कि उसे सोने या सिल्वर के साथ वापस जोड़ देते हैं। यहाँ नोटिस करने वाली एक चीज ये है कि हम में से कोई भी आदमी इन रिपेयर किए हुए बर्तनों को देखकर पहचान सकता है, क्योंकि इनमें सोने और सिल्वर के रिपेयर मार्क्स हैं। बट कमाल की बात है कि बाजार में इन मार्क्स के बावजूद हम इन बर्तनों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देंगे, क्योंकि सोना या चांदी लगाने से इसकी वैल्यू तो बढ़ी ही है, साथ में ये बर्तन अब और भी मजबूत हो गया है। इस जापानीज टेक्निक का नाम है किंत्सुगी या फिर वाबी साबी, और इस सिंपल सी टेक्निक के पीछे जापानीज लोगों की एक बहुत ही डीप लाइफ फिलॉसफी है। जिस तरह से जापानीज लोग अपने टूटे हुए बर्तनों को फेंकते नहीं है बल्कि वापस से जोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से जापानीज लोग भी अपनी कमियों या गलतियों को छुपाते नहीं बल्कि इसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक करते हैं, और अपनी मिस्टेक से लर्न करके वो ज्यादा ग्रो करते हैं। सिमिलरली अगर हम भी कोई गलती करते हैं और हमारे अंदर कोई कमी है तो हम ये चीजें कर सकते हैं। 1, हमें अपनी कमियों को और उसके पीछे रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, हमें अपनी गलतियों और वीकनेस को एक्सेप्ट करना है और उन्हें दुनिया के सामने प्राउडली दिखाना है, ना कि उन्हें छुपाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग लाइफ में कभी ना कभी मिस्टेक करते ही हैं। और नंबर 3, जिस तरह टूटे हुए बर्तन गोल्ड या सिल्वर से जोड़े जाने पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम अपनी मिस्टेक्स को औरों के सामने एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। थर्ड टेक्निक आती है कोकुरोजाशी। कोकुरोजाशी का मतलब है पर्सनल मिशन, यानी कि अगर हमारे किसी काम के पीछे हमारा कोई पर्सनल मिशन या गोल छुपा है तो हम उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी होंगे। इसका एक एग्जांपल है ये जर्मन ओलंपिक वेटलिफ्टर मैथियास स्टीनर, जो यहाँ पर अपनी फाइनल लिफ्ट उठाने जा रहा है। इससे पहले मैथियास के 3 अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं और वो अब कंपटीशन में 3rd पोजीशन पर है। मैथियास थके हुए थे और फाइनल लिफ्ट में मैथियास के गोल्ड मेडल जीतने के लिए उन्हें 258 केजी का टोटल वेट उठाना था, जो उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं उठाया था। सबको लग रहा था कि मैथियास इस अटेम्प्ट में भी फेल हो जाएंगे और इतने भारी वेट को नहीं उठा पाएंगे, बट मैथियास के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। इसके ठीक 1 साल पहले यानी कि 2007 में मैथियास की वाइफ सुजैन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और इस ओलंपिक में मैथियास का एक पर्सनल मिशन था अपनी लेट वाइफ सुजैन के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतना। सुजैन उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी और मैथियास को ओलंपिक जीतने देखना सुजैन का ड्रीम था, और एक्चुअली में हुआ भी यही। मैथियास ने पूरे 258 केजी के वेट को अपने कंधे पर उठा लिया। सबको लगा कि इस भार को अब वो अपने सर के ऊपर नहीं उठा पाएंगे, पर मैथियास ने ये स्टेप भी कर दिया और अपना कंपटीशन जीत लिया। इसके तुरंत बाद मैथियास बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और अपनी वाइफ को याद करके जोर जोर से रोने लगे।
एंड में जब उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया तो मैथियास ने इसे अपनी वाइफ की फोटो के साथ सेलिब्रेट किया। मैथियास ये इम्पॉसिबल सा टास्क इसीलिए कर पाया क्योंकि इस मिशन के पीछे उनकी लेट वाइफ की मेमोरी थी और इसी कोकोरोजाशी प्रिंसिपल के चलते उन्हें इम्पॉसिबल से लगने वाले टास्क को पॉसिबल कर दिया, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में शायद वो कभी भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट टेक्निक आती है शू हारी। इसमें 3 पार्ट्स हैं। शू यानी फॉलो द रूल्स, हाँ यानी ब्रेक द रूल्स, एंड री यानी मेक योर ओन रूल्स। इसका एक फेमस एग्जांपल है इलॉन मस्क, जिसने सबसे पहले शू इस्तेमाल किया यानी फॉलो द रूल्स। इस स्टेज में उन्होंने स्पेस के एक्सपर्ट से रॉकेट्स बनाना सीखना स्टार्ट किया, उनसे सारे रूल्स पूछे, डीप कॉन्सेप्ट्स पूछे और इन कॉन्सेप्ट्स को वो सीखते रहे। फिर इसके बाद आया स्टेज सेकंड, हाँ यानी ब्रेक द रूल्स। इस स्टेज में उन्होंने और उनकी टीम ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, उन्हें टेस्ट किया, वर्टिकली वापस अर्थ में भी लैंड करवाया और फाइनली अब वो स्टेज 3 में है यानी रा, मेक योर ओन रूल्स। इस स्टेज में अब वो ऐसे काम कर रहे हैं जो बाकियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जैसे कि फैल्कन 9 रॉकेट्स के आगे स्पेस कैप्सूल लगा के उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। अब इससे पहले कि हमें से कई लोग बोलें कि अरे स्पेस स्टेशन तो एस्ट्रोनॉट्स रेगुलरली जाते ही रहते हैं, लेकिन ये फीट अमेजिंग इसीलिए है क्योंकि 1 स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी और 2 2011 के बाद अमेरिका ने अपना स्पेस शटल प्रोग्राम लॉन्च करना बंद कर दिया था और अमेरिका को जब भी अपना एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाना होता था तो वो रशियंस की मदद लेते और रशियन के रॉकेट में हर एक सीट की कीमत 510 करोड़ रुपए थी। यानी एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना और उसे वापस अर्थ में लाने के लिए उन्हें 510 करोड़ रुपए खर्चने पड़ते थे। लेकिन स्पेसएक्स के इस मिशन के बाद अब प्राइवेट कंपनीज भी एस्ट्रोनॉट को मून में भिजवा रही है। जापानीज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इकिगाई। ये है डॉक्टर हिनोहारा, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिशियंस थे। 2017 में जब इनकी डेथ हुई तो इनकी एज 105 साल थी। बट कमाल की बात तो ये है कि 100 साल की एज पर भी डॉक्टर हिनोहारा कभी रिटायर हुए ही नहीं। यहाँ तक कि अपनी डेथ के कुछ महीने पहले तक भी डॉक्टर हिनोहारा अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, बुक्स लिख रहे थे, अलग अलग जगह पर लेक्चर्स दे रहे थे और यहाँ तक कि दिन के 18 घंटे काम कर रहे थे। इनफैक्ट जापानीज में लोग रिटायरमेंट के लिए कोई वर्ड यूज ही नहीं करते। ये लोग अपनी ओल्ड एज में भी उसी पैशन के साथ काम करते रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर हिनोहारा ने किया। और इसका मेन रीजन है इकिगाई का प्रिंसिपल, जिसका मतलब है रीजन ऑफ बीइंग, यानी आपकी लाइफ में पर्पस क्या है और आप किस गोल के लिए जी रहे हो। इकिगाई को समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। हम में से कोई भी पर्सन 4 तरीके से काम करता है। पहला है व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, यानी किस काम से हम पैसे कमा रहे हैं। सेकंड है व्हाट यू आर गुड एट, यानी हम किस काम में अच्छे हैं। थर्ड है व्हाट वी लव, यानी ये काम हमें करना पसंद है या नहीं। और फोर्थ है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यानी वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वो काम करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं और इसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं तो ये हमारा प्रोफेशन कहलाता है। सिमिलरली, अगर हम वो काम करते हैं जो कि हमें पसंद भी है और दुनिया को इसकी जरूरत भी है तो ये काम हमारा मिशन बन जाता है। बट अगर हम अपने काम में इन चारों एस्पेक्ट्स को कंबाइन करते हैं तो ये हमारा इकिगाई बनता है, यानी कि हम वही काम कर रहे हैं जो कि हमें पसंद है, जिसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं और दुनिया को इसकी जरूरत भी है। एंड अगर हम भी अपने ट्रू मिशन या लाइफ के पर्पस को खोजें और इसे अपना इकिगाई बना लें तो हम भी बिना किसी बर्डन के पूरे पैशन के साथ अपने काम को एंड तक कर सकते हैं और हम भी कभी रिटायरमेंट की मांग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जापानीज टेक्निक आती है गैनबरी, जिसका मतलब है हर वक्त अपना बेस्ट देते रहना, भले ही हमारे सामने कितने ही चैलेंजेस और फेलियर्स क्यों ना हो। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बस अपना बेस्ट देते रहना है, अपनी लिमिट्स को पुश करते रहना है और कभी भी हार नहीं माननी। इसका एक एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर 2 का एक यंग सोल्जर जिसका नाम शोइची था और ये जापानीज आर्मी की तरफ से गुआम नाम के एक आइलैंड में पोस्टेड था। 1944 में जब अमेरिका ने इस आइलैंड को कैप्चर किया तो शोइची को उसके सीनियर ने ऑर्डर दिया, शोइची भले ही कुछ भी हो जाए तुम्हें सरेंडर नहीं करना है। और शोइची ने इसी ऑर्डर को फॉलो किया और अपने 9 सोल्जर्स के साथ वो गुआम में छिप गया। बट सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि अगले ही साल यानी कि 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और जापान ने सरेंडर कर दिया। बट जापान से हजारों किलोमीटर दूर होने के चलते शोइची को ये पता ही नहीं चला कि वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई है और इसलिए वो अगले 27 सालों तक अपने सोल्जर के ऑर्डर को फॉलो करता रहा, ये सोचते हुए कि मेरे सुपीरियर्स ने मुझे छुपने का ऑर्डर दिया है
और मैं तब तक छुपा रहूंगा जब तक वापस मुझे ऑर्डर नहीं मिलते। फाइनली 24 जनवरी 1972 को जब कुछ लोगों ने सोइची को ढूंढ निकाला, तभी जाके सोइची को पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 तो 27 साल पहले खत्म हो चुकी है। बट इसके बाद भी सोइची को इसका रिग्रेट नहीं हुआ, बल्कि उसने जापान के राजा को जाकर कहा, मुझे रिग्रेट है कि मैं टाइम पर जापान की सेवा नहीं कर पाया, बट जरूरत पड़ने पर अभी भी मैं आपकी और जापान की सेवा करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। कैनबरू टेक्निक का एक और अमेजिंग एग्जाम्पल है बेथनी हैमिल्टन, जो कि एक प्रोफेशनल सर्फर है। बेथनी जब 13 साल की थी तभी एक शार्क के अटैक से उन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया। बेथनी शुरू से ही सर्फिंग करना चाहती थी, बट सिर्फ एक हाथ से सर्फिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट बेथनी ने हार नहीं मानी, उन्होंने वापस जीरो से सर्फिंग स्टार्ट की। एक हाथ से सर्फ करना उन्होंने सीखा और एक्सीडेंट के सिर्फ 1 महीने बाद वो वापस सर्फिंग करने लगी। आगे चलकर बेथनी ने कई नेशनल और इंटरनेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप जीते और इन पर सोल सर्फर नाम की एक मूवी भी बनाई गई। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें किसी भी सिचुएशन में कभी भी गिव अप ना करने का लेसन मिलता है, भले ही हमारे सामने कोई भी चैलेंज क्यों ना हो। 7th टेक्निक आती है शोशिन। ये है बिलियनर मार्क बेरियॉफ, जो इस इंटरव्यू में शोशिन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। Shoshin means have a beginner's mind. The idea that in a beginner's mind you have every possibility, but in the expert's mind you have few possibilities. शोशिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंड, और मार्क यहाँ अपने बिजनेस में इसी बिगिनर माइंड के इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। मार्क के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरह की टेक्निक्स हैं। पहला है एक्सपर्ट माइंडसेट, जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं। सेकंड है बिगिनर्स माइंड, जिसमें हम बिल्कुल ही एक बिगिनर जिसे सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता उसकी तरह सोचते हैं, चीजों को बिल्कुल एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मार्क के अकॉर्डिंग बिगिनर्स माइंड थिंकिंग एक्सपर्ट माइंड थिंकिंग लेवल से कहीं ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिगिनर्स माइंड में हम फ्री होकर चीजों को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है। इवन मार्क भी इसी माइंडसेट से अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं। वो हर साल इसके लिए एक मीटिंग करते हैं, एक खाली ब्लैंक शीट लेते हैं और उसमें वो कई सारे क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे कि 1, हमें इस साल क्या अचीव करना है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम इन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या चीज रोक रही है। बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक ब्लैंक शीट पर ये क्वेश्चन पूछकर वो आइंस्टीन-ल्यूंग इफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं, जिसका मतलब है कि हर आदमी के पास उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि कई केसेस में उन्हें अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं और कई केसेस में वो एक्सपीरियंसेस हमने गलत परसीव किए होते हैं। इसलिए मार्क और उनकी टीम अपने पुराने सारे एक्सपीरियंसेस को भूलकर अपने नए गोल सेट करती है। ये इस टेक्निक को इतना ज्यादा सीरियस लेते हैं कि आज मार्क की कंपनी सेल्सफोर्स पूरे $300 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। ओके, तो इस वीडियो में हमने टोटल 7 जापानीज टेक्निक्स की बात करी, जिसमें सबसे पहली टेक्निक थी मुशिन।